कैलोरी मिति आईसीएससी क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर जो मुश्किल लगता है ना? खास तौर पर इसके न्यूमेरिकल्स। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आइए आज इसी टॉपिक में महारत हासिल करने के लिए कुछ बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स समझते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को, जो अक्सर थोड़ा डरावना लगता है, उसे एकदम आसान छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। हमारा मकसद ये है कि एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आए उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, कैलोरीमीटर को समझने के लिए 3 चीजें, हीट, एनर्जी और टेम्परेचर, ये इसकी बुनियाद हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब हीट और टेम्परेचर में फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, हीट जो है वो किसी चीज के अंदर मौजूद सारे मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल सबको मिलाकर, जबकि टेम्परेचर उन्हीं मॉलिक्यूल्स के एवरेज काइनेटिक एनर्जी का एक मेजरमेंट है। इसको एक बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक कप खौलती हुई चाय है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना? पर उसमें हीट एनर्जी एक बड़े से स्विमिंग पूल के मुकाबले काफी कम है। पूल का पानी भले ही ठंडा हो, लेकिन उसका मास इतना ज्यादा है कि उसकी टोटल हीट एनर्जी चाय से कहीं ज्यादा होगी। तो सवाल ये उठता है कि किसी चीज को कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी। ये 3 मेन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है उस चीज का मास, यानी m। जाहिर सी बात है, ज्यादा मास वाली चीज को गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी। दूसरा है मटेरियल का नेचर, जिसे हम C से दिखाते हैं। हर चीज अलग अलग तरह से गर्म होती है। और तीसरा, टेम्परेचर में कितना बदलाव लाना है, मतलब डेल्टा T। चलिए अब आते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, वो फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे टूल किट की तरह हैं। और अच्छी बात यह है कि कैलोरीमीटर में बस 2 ही मेन फॉर्मूले हैं जिन पर हमें कमांड हासिल करनी है। तो पहला कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसे हम छोटे c से डिनोट करते हैं। ये वैल्यू बस ये बताती है कि कोई मटेरियल हीट का कितना भूखा है, मतलब 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट चाहिए। जैसे पानी को ही ले लीजिए, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, पर एक बार गर्म हो जाए तो देर तक गर्म रहता भी है। और इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है हमारा पहला की फॉर्मूला, Q = mc डेल्टा T। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब किसी चीज का सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा हो, उसकी स्टेट नहीं। मतलब सॉलिड सॉलिड ही रहे या लिक्विड लिक्विड ही रहे। जैसे ठंडे पानी को गर्म करना। यहाँ Q है हीट, M है मास, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा T टेम्परेचर में आया बदलाव। अब बात करते हैं लेटेंट हीट की, यानी L। इसे हिडन हीट या गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। ये वो एनर्जी है जो स्टेट चेंज के दौरान लगती है, मतलब जब बर्फ पानी बन रही हो या पानी भाप। मज़ेदार बात ये है कि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बदलता, वो एकदम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी हीट दी जा रही है वो मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो जाती है। और यहीं पर काम आता है हमारा दूसरा मेन फॉर्मूला, Q = ml। तो याद रखिए, जब भी स्टेट चेंज हो रहा हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तब हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहाँ L है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, जो मेल्टिंग यानी फ्यूजन और बॉइलिंग यानी वेपराइजेशन के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, फॉर्मूले तो हो गए। अब आते हैं कैलोरीमीटर के गोल्डन रूल पर, वो एक सिद्धांत जो मिक्सिंग वाले लगभग हर सवाल की चाबी है। इसे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर कहते हैं। इसे एनर्जी के एक सिंपल लेन देन की तरह समझिए। अगर एक आइडियल सिस्टम है, मतलब कोई हीट बाहर नहीं जा रही है, तो एक गर्म चीज जितनी हीट लूज करेगी, ठंडी चीज ठीक उतनी ही हीट गेन कर लेगी, बिल्कुल बराबर, न कम न ज्यादा। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी = हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही तो बेस्ड है, और ये एक सिंपल सी लाइन हमारे सारे मिक्सिंग वाले न्यूमेरिकल्स का बेस है। मैथमेटिकली इसी बात को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में है हीट लॉस्ट, यानी m1c1 T1 - T, और राइट साइड में है हीट गेन्ड, यानी m2c2 T - T2। यहाँ T1 गर्म चीज का टेम्परेचर है और T2 ठंडी चीज का, और ये जो कैपिटल T है, यही है वो फाइनल टेम्परेचर जिस पर आकर दोनों का तापमान बराबर हो जाता है, और अक्सर यही हमें ढूंढना होता है। तो चलिए अब थ्योरी को एक्शन में देखते हैं।
एक टिपिकल एग्जाम स्टाइल का सवाल लेते हैं और देखते हैं कि इस गोल्डन रूल को लगाकर उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी फॉलो करना बेस्ट रहता है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई। सवाल में जो भी दिया है, मास, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, सबको हॉट और कोल्ड बॉडी के लिए अलग अलग लिख लें। स्टेप 2, सेटअप। अपना गोल्डन रूल वाला इक्वेशन लिखें, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन्ड। स्टेप 3, सब्स्टिट्यूट। अब फॉर्मूले और सारी वैल्यूज को इक्वेशन में डाल दें। और आखिर में स्टेप 4, सॉल्व। बस अब ध्यान से कैलकुलेट करके अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। इस मेथड से गलतियां होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये रहा सवाल। एक 50 ग्राम का सॉलिड है 150 डिग्री सेल्सियस पर और उसे 100 ग्राम पानी में डाला गया जो 11 डिग्री सेल्सियस पर था। फाइनल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमें सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं पानी ने कितनी हीट गेन की। फॉर्मूला है mc डेल्टा टी। तो ये हो गया 100 इंटू 4.2 इंटू 20-11 जो आता है 3780 जूल। अब निकालते हैं सॉलिड ने कितनी हीट लूज की। ये होगा 50 इंटू CS इंटू 150-20 यानी 6500 इंटू CS। अब हमारा गोल्डन रूल, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, तो 3780 इज इक्वल टू 6500 इंटू CS। इसे सॉल्व करने पर CS की वैल्यू आ जाती है 0.581 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। देखा, स्टेप बाय स्टेप चलने से कितना आसान हो गया। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जहां से अक्सर सवाल बनते हैं, हीटिंग कर्व्स। ये ग्राफ्स दरअसल एक कहानी बताते हैं कि जब किसी चीज को लगातार गर्म किया जाता है तो उसके टेम्परेचर और स्टेट में क्या-क्या बदलाव आते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एक टिपिकल हीटिंग कर्व है। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पर वो हीट है जो हम दे रहे हैं। ये ग्राफ विजुअली दिखाता है कि हीट देने पर सब्सटेंस के साथ क्या हो रहा है। इस कर्व को डिकोड करना बहुत आसान है। देखिए, जहां जहां ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो स्लोप वाले हिस्से हैं जैसे AB और CD, वहां टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इन सेक्शंस के लिए हम अपना पहला फॉर्मूला Q = mc डेल्टा T इस्तेमाल करते हैं। और जहां जहां ग्राफ फ्लैट है यानी BC और DE, वहां पर हो रहा है स्टेट चेंज। टेम्परेचर वहां कांस्टेंट है, BC में मेल्टिंग हो रही है और DE में बॉइलिंग। और इन फ्लैट हिस्सों के लिए हम अपना दूसरा फॉर्मूला Q = ml इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब जाते जाते कुछ प्रो टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जिनका ध्यान रखने से एग्जाम हॉल में की गई सारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखिए, फॉर्मूले जानना एक बात है, पर इन छोटी छोटी गलतियों से बचना उतना ही जरूरी है। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, यूनिट्स। हमेशा ध्यान रखें कि यूनिट्स कंसिस्टेंट हों। जूल और कैलोरी या ग्राम और किलोग्राम को एक ही इक्वेशन में मिक्स मत कीजिए। दूसरी बात, सवाल में कैलोरी मीटर का जिक्र है या नहीं, ये जरूर देखें। अगर है तो उसकी हीट कैपेसिटी को भी इक्वेशन में शामिल करना होगा। तीसरी चीज, स्टेट चेंज को कभी नजरअंदाज न करें। जैसे ही बर्फ पिघलने या पानी उबलने की बात आए, Q = ml वाला टर्म जरूर याद रखें। और हाँ, सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ें। पूछा क्या गया है, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों में फर्क है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही टॉपर्स की निशानी है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस गोल्डन रूल को लगाकर कोई भी कैलोरी मिति का सवाल हल हो सकता है? जवाब है बिल्कुल। जब सही फॉर्मूलों को इस हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड वाले सिद्धांत के साथ मिला दिया जाता है तो हर न्यूमेरिकल एक पजल की तरह बन जाता है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से कैलोरी मिति के कॉन्सेप्ट्स अब और भी ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।